गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सबका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म MIT क्लासेस में। देखिए, आज हम बात करेंगे 10th क्लास जीव विज्ञान चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम के अंतर्गत एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन पाया जाता है, पोषण पाया जाता है प्राणी सम प्रकार का होलोजोइक न्यूट्रिशन, उसके अंतर्गत बात करेंगे मनुष्य के पाचन तंत्र की, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन की। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि मनुष्य में न्यूट्रिशन किस प्रकार का होता है, पाचन किस प्रकार का पाया जाता है, पोषण किस प्रकार का पाया जाता है। तो यदि हम न्यूट्रिशन के आधार पर ह्यूमन की बात करें, मनुष्य की बात करें, तो मनुष्य में प्राणी सम प्रकार का न्यूट्रिशन या होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन एनिमल किंगडम में फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत स्तनधारी वर्ग मैमेलिया क्लास का सुपर एनिमल है, सर्वश्रेष्ठ जंतु है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। उसकी बॉडी की स्ट्रक्चर, उसकी बॉडी की एनाटॉमी, उसकी बॉडी की आकारिकी और फिजियोलॉजी या शारीरिकी बहुत ही जटिल, वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत अधिक जटिल होती है। उसमें एक प्रॉपर कंप्लीट प्रकार का श्रम विभाजन अर्थात वर्किंग सिस्टम पाया जाता है। यानी बॉडी में होने वाली जो मुख्य क्रियाएं होती हैं, जैसे प्रजनन, श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, इन सब के लिए अलग अलग अंग तंत्र प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो यदि किसी जीव में इस प्रकार की व्यवस्था है तो उसको वर्किंग सिस्टम कहते हैं, श्रम विभाजन कहते हैं। क्योंकि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है तो उसके पास एक प्रॉपर कंप्लीट श्रम विभाजन होता है। यानी अलग अलग वर्क के लिए, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। हम किसकी स्टडी करेंगे? मनुष्य की बॉडी में पाए जाने वाले पाचन तंत्र की, डाइजेस्टिव सिस्टम की, डाइजेशन सिस्टम की। क्या है? सबसे पहले हमको यह जानना होगा कि ये पाचन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है। उसका तंत्र तो तब समझ आएगा जब पाचन का पता होगा। देखिए, पाचन एक ऐसी जैव रासायनिक क्रिया है, जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जटिल और अघुलनशील भोजन को, कैसे भोजन को? जटिल और अघुलनशील भोजन को यांत्रिक तथा रासायनिक विधियों द्वारा, यांत्रिक तथा रासायनिक विधियों द्वारा सरल व घुलनशील बनाया जाता है, पाचन कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। क्या है डाइजेशन? एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक ऐसी जैविक क्रिया जिसमें जटिल यानी कॉम्प्लेक्स और अघुलनशील नॉन डिजॉल्विंग फूड को, भोजन को फिजिकल यानी यांत्रिक, केमिकल यानी रासायनिक मेथड द्वारा, विधियों द्वारा, प्रक्रियाओं द्वारा सिंपल यानी सरल एंड घुलनशील एंड डिजॉल्विंग फॉर्म में या अवस्था में परिवर्तित किया जाता है, पाचन कहलाती है। तो यहाँ से पाचन की परिभाषा बनती है कि जंतुओं में होने वाली वह जैव रासायनिक क्रिया या एनिमल्स में पाई जाने वाली वह जैव रासायनिक क्रिया जिसमें जटिल और अघुलनशील भोजन को सरल और घुलनशील अवस्था में परिवर्तित किया जाता है, पाचन या डाइजेशन कहलाती है। अब जो डाइजेशन की प्रोसेस है, डाइजेशन की क्रिया है, उसमें बॉडी के कुछ खास अंग भाग लेते हैं। यानी क्या कार्य है उन अंगों का? जो जटिल और अघुलनशील भोजन इनटेक किया गया है, अंतः ग्रहण किया गया है, खाया गया है, निगला गया है, उस भोजन को
सरल और घुलनशील बनाने की एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था में जो अंग भाग लेते हैं, जो भूमिका निभाते हैं, जिनका कार्य होता है, जो कार्य करते हैं, वर्क करते हैं, उनसे बने सिस्टम को कहते हैं पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। मनुष्य में भोजन की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार होती है? जो फूड होता है, जो भोजन होता है, उसका डाइजेशन, उसका पाचन, यानी बॉडी में उसका किस प्रकार समावेशन होता है या उसका रिजल्ट क्या होता है। देखिए, मनुष्य भोजन में मुख्य रूप से कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के कंपोनेंट, दोनों प्रकार के पदार्थ इंक्लूड करता है। यानी मनुष्य के भोजन में दोनों प्रकार के पदार्थ होते हैं। जो मुख्य घटक होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, कार्बनिक होते हैं। क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक पदार्थ है, यानी कार्बनिक पदार्थ है, जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बना है। इसके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट में मनुष्य मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, यानी तीनों प्रकार का भोजन, तीनों प्रकार का कार्बोहाइड्रेट मनुष्य के भोजन की कुछ अवस्था, कुछ भाग मोनोसैकेराइड भी हो सकता है, कुछ भाग ओलिगोसैकेराइड या डाइसैकेराइड हो सकते हैं, और कुछ पॉलीसैकेराइड होते हैं। तो इनमें जो पॉलीसैकेराइड होते हैं वो अघुलनशील होते हैं, उनके अणु जटिल होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट अघुलनशील। मनुष्य के भोजन का दूसरा मुख्य अवयव होता है वसा, लिपिड, वे भी अघुलनशील होते हैं। तीसरा मुख्य अवयव होता है प्रोटीन, एमिनो एसिड के पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से बने जटिल अणु, वो भी अघुलनशील होते हैं। तो मनुष्य के मुख्य कंटेंट, भोजन के मुख्य अवयव क्या हैं? अघुलनशील और कॉम्प्लेक्स अणु वाले, जटिल अणु वाले। मनुष्य के बॉडी में पहुंचने के बाद ये जटिल अणु, भोजन के ये अवयव केमिकल प्रोसेस द्वारा, यांत्रिक फिजिकल प्रोसेस द्वारा सरल और घुलनशील अवस्था में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट थे, ओलिगोसैकेराइड थे, पॉलीसैकेराइड थे, उनसे डाइजेशन के बाद डेवलप होते हैं मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज। जो लिपिड थे, जो अघुलनशील लिपिड थे, वसा थी, उनसे डाइजेशन के बाद निर्मित होते हैं ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, वसीय अम्ल, घुलनशील सरल अणु बन गए। ऐसे ही प्रोटीन जो खाया गया था, प्रोटीन जो ग्रहण किया गया था भोजन में, डाइजेशन के बाद उससे निर्मित हुए एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल, जो घुलनशील है। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है, पाचन की क्रिया में क्या हुआ? जटिल और अघुलनशील भोजन को सरल और घुलनशील बना दिया गया। किसके द्वारा? केमिकल और फिजिकल क्रियाओं द्वारा। किसने बनाया? एक खास सिस्टम ने, एक खास तंत्र ने, अंगों के एक समूह ने, एक ग्रुप ने, और उस ग्रुप या उस समूह, उस सिस्टम का नाम होता है पाचन तंत्र। तो क्या है पाचन तंत्र? मनुष्य की बॉडी में पाया जाने वाला वह तंत्र, वह सिस्टम, वह अंगों का समूह, वह व्यवस्था जिसमें जटिल और अघुलनशील भोजन को सरल और घुलनशील बनाने की कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होती है, या जटिल और अघुलनशील भोजन को सरल और घुलनशील बनाता है। उस व्यवस्था का नाम, उस तंत्र का नाम होता है पाचन तंत्र। तो आपको पाचन की क्रिया, यानी पाचन क्या है? एक प्रोसेस है, और पाचन तंत्र अंगों का एक समूह, अंगों का एक ग्रुप, अंगों का एक सिस्टम। दोनों की बात आपको ठीक से समझ में आ गई होगी कि पाचन क्या होती है और पाचन तंत्र क्या होता है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, बात आती है मनुष्य के पाचन तंत्र की। तो मनुष्य के पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग कार्य करते हैं, उसकी क्या व्यवस्था है, ये अंग कहाँ स्थित होते हैं, कैसे कार्य करते हैं, ये अब
यहां देखते हैं, देखिए पाचन तंत्र, ठीक, पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इस पाचन तंत्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से भागों में? एक भाग का नाम हम रखेंगे आहार नाल। क्या नाम रखेंगे? आहार नाल, एलिमेंट्री कैनल, अंग्रेजी में कहते हैं एलिमेंट्री कैनल। कैनल मीन्स नाल, नली जैसी, ट्यूब जैसी संरचनाएं होती हैं। और दूसरा भाग होता है पाचक, पाचक ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब देखो, जो आहार नाल है उसके कौन कौन से भाग होते हैं, और जो पाचक ग्रंथियां हैं उसके कौन कौन से भाग होते हैं। आहार नाल के भाग, सबसे पहले आती है मुख गुहा। मुख गुहा, बक्कल कैविटी कहते हैं। मुख गुहा को अंग्रेजी में बक्कल कैविटी कहा जाता है, माउथ कैविटी भी कह सकते हैं। मुख गुहा के बाद आती है ग्रास नली। ग्रास नली, इसको अंग्रेजी में ओइसोफेगस कहा जाता है, ओइसोफेगस। कहीं फूड पाइप भी लिखा होगा, फूड पाइप भी कह सकते हैं, लेकिन साइंस में इसको ओइसोफेगस के नाम से जाना जाता है। ग्रास नली के बाद आता है आमाशय, और आमाशय को अंग्रेजी में कहते हैं स्टोमक, STOMACH, स्टोमक। आमाशय के बाद आती है छोटी आंत, छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन, अंग्रेजी में कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसके बाद आती है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारा आहार नाल होता है। अब इसके बाद बात आती है पाचक ग्रंथियों की। तो कौन कौन सी ग्रंथियां पाचक ग्रंथियां होती हैं, उन्हें भी देख लेते हैं एक बार। देखो, पाचक ग्रंथियों में एक होती है आपकी लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड। लार को सलाइवा कहते हैं, तो इनको कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड। दूसरी होता है आपका यकृत, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का, यकृत। यानी यकृत को कहा जाता है लिवर, यकृत को कहते हैं लिवर। और यकृत के अलावा एक मुख्य पाचक ग्रंथि होती है अग्नाशय। क्या? अग्नाशय। अग्नाशय को कहते हैं पेनक्रियाज, पेनक्रियाज। और अग्नाशय के अलावा एक ग्रंथियां होती हैं आप जठर, जठर ग्रंथि या जठर ग्रंथियां यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये हमारा पाचन तंत्र है, ये मनुष्य का पाचन तंत्र है, जिसको कितने भागों में बांटा? दो भागों में, आहार नाल, पाचक ग्रंथियां। अब आइए इनका वन बाई वन स्टडी करते हैं।
पाचन तंत्र का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, डायग्राम भी बनाना होता है और इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना भी होता है। हम आपको विस्तार से इनकी जानकारी देंगे, विस्तार से आपको बताएंगे। तो पाचन तंत्र आपकी समझ आ गया, पाचन की क्रिया आपकी समझ आ गई। अब शुरू होता है पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र का पहला भाग क्या है? आहार नाल। ठीक है, आहार नाल मनुष्य में लगभग 7 से 8 मीटर लंबी, 7 से 8 मीटर लंबी, शब्द सुनिए, मीटर लंबी, और मनुष्य की लंबाई लेस देन 2 मीटर, 2 मीटर से भी कम। और आहार नाल कितनी? 7 से 8 मीटर लंबी। इसका मतलब ये कैसे होती? कुंडलित अवस्था में होती है। बहुत लोग भ्रमित हो जाते हैं इस बात को सुनकर कि मनुष्य की लंबाई तो 2 मीटर से कम है, लगभग 2 मीटर मान लीजिए, और आहार नाल 7-8 मीटर लंबी। ये सत्य है, कुंडलित अवस्था में रहती है। कैसी व्यवस्था होती है वो दिखाएंगे, आपको बताएंगे कैसे रह जाती है, कैसे हो जाती है। तो आहार नाल क्या है? मनुष्य में लगभग 7-8 मीटर लंबी एक ट्यूब जैसी संरचना उपस्थित होती है, जिसमें भोजन का अंतःग्रहण, अंतःग्रहण मतलब निगलना, भोजन को खाना, भोजन का अंतःग्रहण, भोजन का पाचन, भोजन का अवशोषण और बहिक्षेपण जैसी क्रियाएं संपन्न होती हैं। यानी पोषण के जो 5 चरण थे, भोजन का अंतःग्रहण, भोजन का पाचन, भोजन का अवशोषण, भोजन का स्वांगीकरण और भोजन का बहिक्षेपण, वो पांचों प्रक्रम जिस नली जैसी संरचना में पूर्ण होते हों और 7-8 मीटर लंबी होती हो, मनुष्य की बॉडी में पाई जाने वाली ऐसी संरचना आहार नाल या एलिमेंट्री कैनल कहलाती है। क्या होती है आहार नाल? मनुष्य की बॉडी में 7-8 मीटर लंबी एक ट्यूब जैसी, नली जैसी वह संरचना, जिसमें पोषण के 5 स्टेप, 5 चरण, भोजन का अंतःग्रहण, भोजन का पाचन, भोजन का अवशोषण, भोजन का स्वांगीकरण और भोजन का बहिक्षेपण होता हो, उस संरचना को, उस ट्यूब को, उस नली को आहार नाल या एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। सिंपल एकदम। आहार नाल के निम्नलिखित भाग होते हैं। मनुष्य की आहार नाल के निम्नलिखित भाग होते हैं। पहले भाग को देखिए, क्या नाम? मुख गुहा। पहले भाग का नाम हो गया मुख गुहा। मुख गुहा यानी बक्कल कैविटी। मनुष्य में आहार नाल का प्रथम भाग मुख गुहा कहलाता है, जो माउथ के रूप में, मुख के रूप में बॉडी से बाहर खुलता है। मनुष्य की मुख गुहा में, मनुष्य की मुख गुहा में लार ग्रंथि, लार ग्रंथि 3 जोड़ी, ठीक, दांत 4 प्रकार के, यानी टोटल 32, 3 जोड़ी लार ग्रंथि, 4 प्रकार के दांत, टोटल 32, और एक जीभ, क्या? एक जीभ उपस्थित होती है। मनुष्य की आहार नाल का प्रथम भाग मुख गुहा कहलाता है, जो एक छिद्र के रूप में, माउथ के रूप में, मुख के रूप में बॉडी से बाहर खुलता है या बाहर खुलती है। मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, 4 प्रकार के 32 दांत और एक जीभ उपस्थित होती है। ये मुख गुहा में होते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताते चलना। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। कितने जोड़ा? 3 जोड़ी। तीनों के नाम याद रखने हैं हमको। कौन कौन से? बेटा, एक तो होती है पैरोटिड,
पैरोटिड, कर्णमूल भी कह सकते हैं इसको, यहां होती है दोनों कानों के नीचे। कभी कभी इन्फेक्शन के कारण, किसी वायरस के कारण इनमें सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो उसे कहते हैं मफ्स, कन भर निकल आए। क्या होती हैं वो? पैरोटिड लार ग्रंथियां होती हैं जो संक्रमण के कारण सूजन हो जाती है, बुखार हो जाता है, टेम्परेचर हो जाता है, और उसको कहा जाता है मफ्स यानी कन भर। खासकर इनमें वायरस संक्रमण हो जाता है, विषाणु संक्रमण हो जाता है, तो क्या होती है वो? लार ग्रंथि। क्या नाम है? पैरोटिड। एक जोड़ी हो गई पैरोटिड। दूसरी जोड़ी ग्रंथियों का नाम होता है बेटा अधोहनु। अधोहनु। हनु किसे कहते हैं? हनु कहते हैं ठोडी को। जब हनुमान जी की ठोडी पर चोट लगी तभी तो उनका नाम हनुमान पड़ा, इसलिए तो, नहीं तो उनका नाम तो मारुति नंदन था। तो अधोहनु कहां होती है? निचले जबड़े के पास, जहां निचले जबड़े से जीभ अटैच होती है पीछे जाकर, वहां होती है ये अधोहनु। और तीसरी जोड़ी जो लार ग्रंथियां हैं उनका नाम होता है अधोजिह्वा। अधोजिह्वा। सब लिंग्विल, सब मैग्जिलरी, ये पैरोटिड या कर्णमूल, अधोहनु यानी सब मैग्जिली, और ये अधोजिह्वा सब लिंग्विल। तीन जोड़ी लार ग्रंथियां ये जीभ के नीचे, जीभ के पास पश्च भाग में, पीछे जहां जीभ जुड़ी है वहां ये होती हैं। और ये तीनों जोड़ियां लार ग्रंथियां एक ट्यूब के द्वारा जीभ के नीचे आकर खुलती हैं, यानी इनसे जो फ्लूइड रिलीज होगा जिसे हम लार कहते हैं, इनसे एक लिक्विड, एक पदार्थ, एक तरल, एक द्रव रिलीज होता है, निष्कासित होता है, जिसे हम लार कहते हैं। अर्थात ये तीनों ग्रंथियां क्या करती हैं? लार का निर्माण। तीनों ग्रंथियां क्या करती हैं? लार का या सलाइवा का निर्माण करती हैं, और उस लार या सलाइवा को ट्यूब के द्वारा, नली के द्वारा जीभ के नीचे लाकर छोड़ देती है। अब लार जो होती है उसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसे कहते हैं टायलिन। क्या नाम है एंजाइम का? टायलिन। टायलिन। ये जो टायलिन एंजाइम है लार में पाया जाता है, इसका कार्य होता है भोजन के पॉलीसैकराइड को, यानी कार्बोहाइड्रेट को मोनोसैकराइड में, यानी जटिल कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करना, अर्थात स्टार्च या पॉलीसैकराइड का पाचन करना। कभी कभी एक दो बार प्रश्न आता है कि रोटी का टुकड़ा अधिक देर तक चबाने पर हल्का सा मीठा लगने लगता है, क्यों? रोटी किसकी बनी है? आटे की। आटे में क्या है? स्टार्च। स्टार्च मतलब पॉलीसैकराइड, मंड। चबाया, मुख गुहा में चबाया जाएगा, तो वहां उसमें क्या मिली? लार। और लार में क्या है? टायलिन। टायलिन का कार्य क्या है? पॉलीसैकराइड को मोनोसैकराइड में परिवर्तित करना। तो उसमें जो रोटी के अंदर स्टार्च था, मंड था, उसको परिवर्तित कर दिया ग्लूकोज में, इसलिए वो हल्का सा मीठा लगने लगा। उसका रीजन ये है, उसका कारण ये है। तो लार की बात आपको समझ आ गई। लार ग्रंथियां तीन जोड़ी, तीनों के नाम ये हो गए पैरोटिड, अधोहनु, अधोजिह्वा। क्या रिलीज होता है? सलाइवा यानी लार। लार में एंजाइम टायलिन। टायलिन का कार्य है भोजन के कार्बोहाइड्रेट का पाचन। ठीक है, आगे बढ़ें। फिर आते हैं दांत। मनुष्य में 32 दांत होते हैं, लेकिन सभी दांत एक जैसे नहीं होते। मनुष्य के दांत बोन के अंदर, हड्डी के अंदर गड्ढा होता है और गड्ढे के अंदर फिट रहते हैं, गड्ढे को गर्त कहते हैं। दांत एक जैसे नहीं, 4 प्रकार के हैं। और मनुष्य के कुछ दांत उसके जीवन में 2 बार आते हैं। तो कितनी विशेषता होगी? 3।
कौन कौन सी? दांत गड्ढे में है, दांत हड्डी के गड्ढे में है। दांत विषम प्रकार के हैं, यानी एक जैसे नहीं है, 4 प्रकार के हैं। और दांत, कुछ दांत जीवन में 2 बार आते हैं। तो इस आधार मनुष्य को माना गया विषम दंती, गर्त दंती और द्विबार दंती। तो दांतों के आधार पर मनुष्य कैसा प्राणी हो गया? विषम दंती। विषम दंती क्यों? दांत एक जैसे नहीं है। द्विबार दंती क्यों? कुछ दांत 2 बार आते हैं। और गर्त दंती इसलिए दांत बोन के गड्ढे में स्थित होते हैं। अब दांत होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से? देखिए, मनुष्य के दांतों का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से समझिए आप। मनुष्य के दांतों का एक फॉर्मूला होता है, उससे समझिए आप। सबसे पहले मनुष्य का जबड़ा देखिए। ये मनुष्य का जबड़ा जो होता है यू आकार में होता है। ये यहां से यहां तक यू बन गए ना, यू। और ऐसे ही ऊपरी जबड़ा भी यू के आकार का है। तो मनुष्य में जो जबड़ा होता है वो यू के आकार का होता है। और दोनों जबड़ों में दांत एक जैसे होते हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर अलग प्रकार के हैं, नीचे अलग प्रकार के हैं। दोनों जबड़ों में बिल्कुल सेम। और प्रत्येक जबड़े के आधे भाग में भी, आधा जबड़ा ये इधर हो गया, आधा इधर हो गया, दोनों तरफ आधा आधा हो गया। तो दोनों जबड़ों में दांतों का विन्यास व्यवस्था सेम है और प्रत्येक जबड़े के आधे भाग में भी बिल्कुल सेम है। कहने का मतलब ये है, यदि हम मनुष्य के आधे जबड़ों के दांतों की स्टडी कर लें तो उसे 4 से मल्टीप्लाई करके हम सारे दांतों की स्टडी कर लेंगे। तो आधे जबड़े के लिए सूत्र बनाया जाता है बेटा। क्या सूत्र होता है? आई सी पी एम 21 23। ये सूत्र याद रखना। अब देखो क्या व्यवस्था है। आई का मतलब होता है इंसीजर। आई का मतलब क्या है? इंसीजर। ठीक। सी का मतलब है कैनाइन। सी का मतलब कैनाइन। पी का मतलब है प्रीमोलर। प्रीमोलर। और एम का मतलब होता है बेटा मोलर। एम का मतलब होता है मोलर। अब देखिए, सबसे पहले क्या है? इंसीजर। क्या है? इंसीजर। तो ये सामने, यहां से शुरू करते हैं दांत, यहां से सामने से। दांत कौन से शुरू होते हैं? सामने वाले। पहले नंबर पर इंसीजर। तो सबसे पहला दांत ये क्या होगा? इंसीजर। इंसीजर कितना लिखा है? आई मतलब 2। आई का सिंबल क्या है? 2। तो कितने इंसीजर? 2। कितने इंसीजर? 2। 2 इंसीजर। ठीक है, 2 लिखा ना। फिर इसके बाद आता है कैनाइन। सी फॉर कैनाइन। तो क्या लिखा दूसरे नंबर पर? यहां 1। तो कैनाइन कितने? 1। ये कैनाइन हो गया। फिर क्या है? पी फॉर प्रीमोलर। और 1 2 3 ये होते। तीसरे नंबर पर क्या है? यहां 2। तो ये प्रीमोलर कितने? 2 प्रीमोलर हैं। और फिर लास्ट में लिखा मोलर, और यहां लास्ट में 3। तो मोलर हो गए बेटा 3। ये बात आपको समझ आ गई नहीं? इस सूत्र में जो फर्स्ट नंबर पर लेटर है वह आप संख्या देख लीजिए। जैसे आई का मतलब 2, सी का मतलब 1, पी का मतलब 2 और एम का 3। नाम इससे आ जाएंगे। आई फॉर इंसीजर, सी फॉर कैनाइन, पी फॉर प्रीमोलर, एम फॉर मोलर। तो ऐसे हम संख्या लिख सकते हैं, संख्या पता लगा सकते हैं। अब जिस प्रकार की व्यवस्था जबड़े में इधर है, जिस प्रकार की व्यवस्था जबड़े में इधर है, ये 2, ये सिंगल, ये 2 और ये 3। ये जो दोनों हैं ये क्या हैं आपके? ये हैं बेटा आई, और ये अकेला है सी, ये है पी और ये है एम। ठीक है, अब समझ आ गया? तो इंसीजर कितने? 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2, मोलर 3।
अब जिस प्रकार दांत इधर हैं ठीक इसी प्रकार होंगे इधर। ये बताया ना बिल्कुल सेम होते हैं। तो ये दोनों कौन से, इंसीजर, फिर एक कैनाइन, उसके बाद 2 प्रीमोलर और 3 फिर मोलर। ये तो टोटल देखिए कितने हो गए, इंसीजर कितने, 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस कितने 3, कितने हो गए 8। अब 8 इधर है तो इधर भी कितने 8, तो एक जबड़े में कितने हो गए 16 और 16 हो गए दूसरे जबड़े में, इसी प्रकार तो टोटल हो गए 32। अब यदि हम यहां इनकी संख्या निकालना चाहें, कहां, यहां सूत्र में, कभी कभी पूरे जबड़े में पूछ लेता है, आधे जबड़े में पूछ लेता है, एक जबड़े में पूछ लेता है, तो प्रश्न में ध्यान रखना पूछा कितने में गया है। यदि आधे जबड़े में पूछता है तो जो सूत्र है वही उसकी संख्या हो जाएगी, इंसीजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2, मोलर 3। यदि एक जबड़े में पूछे यानी पूरे जबड़े में पूछे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और यदि टोटल मुख में पूछे तो जिसको पूछे उसको 4 से मल्टीप्लाई आप कर देना। जैसे देखिए आई सी पी एम, तो आई कितना 2 लिखा, 2 इंटू 4, टोटल इंसीजर कितने 8, सी 2 1 लिखा है, 1 इंटू 4, टोटल इंसीजर 4, और पी कितने हैं 2 इंटू 4, टोटल 8, और मोलर 3 इंटू 4, टोटल 12, और योग होगा 32। ऐसे 32 दांत आते हैं आई सी पी एम। अब इनका कार्य सबका अलग अलग है, ये संख्या पता चल गई आपको, नाम पता चल गए। बेटा इंसीजर जो होते हैं, इंसीजर, इनका कार्य होता है काटना। क्या होता है, काटना। कैनाइन, मनुष्य में इनका कोई कार्य नहीं है, ये मांसाहारी एनिमल्स के लिए होते हैं ताकि मांस को आसानी से चीर सकें। तो मनुष्य में ये वेस्टिब्यूल ऑर्गन है, अवशेषी अंग है, एक्स्ट्रा है, फालतू है, मनुष्य में इसका कोई फंक्शन कोई कार्य नहीं है। और यही नहीं, मनुष्य की बॉडी में तो 100 अंग ऐसे हैं, मोर देन 100, 100 से अधिक ऑर्गन ऐसे हैं जिनका कोई फंक्शन कोई कार्य नहीं है। वो कौन कौन से हैं ये आपको पढ़ाएंगे हम इवोल्यूशन में, जैव विकास में, वहां पढ़ाया जाएगा वो। तो कोई फंक्शन नहीं। अब आते हैं प्रीमोलर, प्रीमोलर कितने 8, तो बेटा इनका संख्या होता है भोजन को चबाना। क्या होता है, चबाना। और मोलर का कार्य होता है पीसना, ठीक, पीसना। अब जो ये दांत हैं आपके आई सी पी और एम, इंसीजर, कैनाइन और प्रीमोलर, देखो इनकी टोटल संख्या 20 आ रही होगी, 8 4 12 8 20, कितने ये टोटल 20। तो ये 20 दांत जो होते हैं ये अगर जीवन में एक बार टूट जाएं तो दोबारा आ जाते हैं, यानी पहली बार जब निकलेंगे तो उन्हें दूध के दांत कहलेंगे, मिल्क टीथ कहेंगे। ये यदि टूट जाएं, अपने आप भी निकलते हैं, तो इनके स्थान पर दूसरे दांत आ सकते हैं, जो दोबारा आते हैं उन्हें परमानेंट कहते हैं। तो ये दांत मनुष्य में 2 बार आ गए, तीसरी बार नहीं आएंगे कि बार बार तोड़ लो फिर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, ओनली 2 बार। इसलिए मनुष्य को द्विबारदंती कहा गया। और ये जो है मोलर, ये परमानेंट होते हैं, ये जीवन में एक ही बार आते हैं। लास्ट वाला जो मोलर है, सबसे पीछे वाले जो होंगे लास्ट वाले, वो लगभग 25 वर्ष की आयु के बाद 27 28 30 वर्ष की आयु में आते हैं, जिन्हें कहते हैं अक्कलदाढ़, क्योंकि उस समय व्यक्ति मैच्योर हो जाता, परिपक्व हो जाता है। तो लगभग 30-32 वर्ष की आयु के बाद संख्या दांतों की 32 होती है, उससे पहले 32 नहीं होती, उससे पहले 28 या 30 रहती है, 28 या 30 होती है। तो ये होगी दांतों की बात, ये समझ आया आपको। दांतों के बाद और क्या बेटा, जीभ। मनुष्य की मुख गुहा में एक जीभ होती है। जीभ का कार्य होता है भोजन को निगलने में हेल्प करना, भोजन को निगलने में, खाने में, सटकने में सहायता करना, भोजन में लार मिलाना, और इसके साथ साथ बोलने में भी हेल्प करती है वही जीभ।
और एक इंपॉर्टेंट कार्य और होता है जीभ का, क्या? भोजन के स्वाद का पता लगाना। जीभ का जो सरफेस होता है, जीभ का जो ऊपरी सतह होती है, उस पर टेस्ट बड, स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, जिनकी संख्या लगभग 10,000 होती है। और इन स्वाद कलिकाओं में खट्टे, मीठे, नमकीन और कड़वे 4 प्रकार के स्वाद का पता होता है। यानी 4 प्रकार के स्वाद को मनुष्य की जो जीभ होती है वो पता लगाकर उसकी सेंसिटिविटी, उसकी सूचना ब्रेन को भेजती है, मस्तिष्क को भेजती है, और मस्तिष्क फिर फील करता है कि जो भोजन खाया जा रहा है वो कैसा है, किस प्रकार का है। तो ये आपको मुख गुहा के कार्य समझ आ गए, जीभ, दांत और लार ग्रंथि। अब आगे बढ़ते हैं। ग्रास नली, मुख गुहा से एक लगभग 2 सेंटीमीटर व्यास की ट्यूब या नली वक्ष गुहा में प्रवेश करते हुए उदर गुहा में डायफ्राम को के नीचे से निकलकर, डायफ्राम के बीच से गुजर कर, उसको भेद कर, उसको पार करके उदर गुहा में प्रवेश करती है और स्टोमक के साथ जुड़ती है, जिसको कहा जाता है ग्रास नली। यानी मुख गुहा और आमाशय के बीच में जो ट्यूब होती है लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो वक्ष गुहा से गुजरती है, चेस्ट से गुजरती है, उसको कहते हैं ग्रास नली। इसका कार्य होता है मुख गुहा में पीसे गए, निगले गए, खाए गए भोजन को आमाशय में ट्रांसफर करना या आमाशय तक पहुंचाना, ये इसका कार्य है। जहां ये आमाशय से जुड़ती है, यहां इस पर पेशियों के द्वारा ये इसे बंद करने की व्यवस्था होती है, और खाना खाते समय ये खुल जाती है, उसके बाद बंद हो जाती है, ताकि आमाशय का भोजन वापस ना आ जाए। जब वॉमिटिंग वगैरह होती है, उल्टी वगैरह आती हैं, तो वो खुल जाता है और भोजन वापस आ जाता है। तो इसका कार्य हो गया ग्रास नली। अब ग्रास नली के बाद आता है आमाशय, स्टोमक। आमाशय, आमाशय जे आकार के, किस आकार के? जे, जैसे अंग्रेजी का जे आता है, इस आकार का, यानी आपको दिखा दूं, इस आकार का ये एक थैले जैसी संरचना होती है, लाइक बैग, थैले जैसी संरचना होती है, जो मनुष्य की उदर गुहा में उल्टे हाथ की ओर, लेफ्ट हैंड की साइड में स्थित होती है, यहां पसलियों से नीचे स्थित होती है। भैया आमाशय में जब हम भोजन खाते हैं तो नली से होता हुआ आमाशय में कुछ समय के लिए एकत्रित होता, इकट्ठा होता है, और आमाशय की जो दीवार होती है, ये इस दीवार में ये गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिससे निकलने वाले एंजाइम और HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, भोजन को सड़ने से बचाता है और भोजन के पाचन में हेल्प करता है, सहायता करता है। ये आपका आमाशय हो जाता है। आमाशय के बाद आती है छोटी आंत। आमाशय से आगे, आमाशय के बाद आहार नाल का सबसे लंबा और व्यस्त भाग होता है, जो लगभग 2 सेंटीमीटर व्यास और 6 से 7 मीटर लंबी, लगभग 2 सेंटीमीटर व्यास और लगभग 6 मीटर लंबी एक ट्यूब, एक नली होती है, जो कोइल्ड अवस्था में, कुंडलित अवस्था में हमारी उदर गुहा में पड़ी रहती है। इसका जो प्रथम भाग है, जो आमाशय के साथ जुड़ा होता है, वो अंग्रेजी के सी अक्षर की तरह होता है, सी टाइप, सी की तरह, जैसे सी, ये है ट्यूब किस आकार में होती है? सी आकार में। किसका भाग? छोटी आंत का प्रथम भाग। उस प्रथम भाग को कहते हैं बेटा ग्रहणी। क्या कहते हैं? ग्रहणी, ड्वार्डिनम। और इस ग्रहणी में आकर ही जो लीवर होता है, यकृत होता है, उससे आकर एक नली जुड़ती है जिसे पित्तवाहिनी कहते हैं। अग्नाशय से आकर एक नली जुड़ती है जिसे अग्नाशयी वाहिनी कहते हैं। दोनों वाहिनियों से पाचक एंजाइम आकर भोजन में यहां मिलते हैं। कहां? ग्रहणी में। और भोजन का अधिकांश डाइजेशन, अधिकांश पाचन एंजाइमों द्वारा ग्रहणी में ही होता है, ग्रहणी में ही किया जाता है। छोटी आंत का जो शेष भाग है वो कुंडलित अवस्था में पड़ा होता है उदर गुहा में, और उसमें डाइजेशन और अवशोषण
पाचन भी होता है और पचे हुए भोजन का अवशोषण भी होता है, यानी पचा हुआ भोजन ब्लड में पहुंचता वहां से, क्योंकि उसकी दीवार में उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें रसांकुर या विल्ली कहते हैं। तो उनकी सहायता से जो भोजन में डाइजेशन के बाद ग्लूकोज बना था, बताया था नहीं अभी कुछ देर पहले, वो ब्लड में पहुंचता है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल लसीकाम में पहुंचते हैं और एमिनो एसिड ब्लड में पहुंचते हैं, यानी वहां से भोजन के पचे हुए कंटेंट, बचे हुए भाग जो पचे थे, जो जिनका डाइजेशन हुआ है, जो घुलनशील हैं और सिंपल अणु वाले हैं, वो सब ब्लड और लसीका में ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर आती है भाई बड़ी आंत। छोटी आंत अटैच होती है बड़ी आंत से। बड़ी आंत लगभग 2 मीटर लंबी, 2.5 मीटर तक हो सकती है, 2 मीटर लंबी। छोटी आंत की अपेक्षा अधिक व्यास वाली, लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर का इसका व्यास वाली एक ट्यूब होती है, और इस ट्यूब का जो अंतिम भाग होता है, लास्ट वाला भाग होता है, उसको कहते हैं बेटा रेक्टम, मलाशय। तो इसके रेक्टम के अतिरिक्त बाकी जो भाग है उसमें जो पचा हुआ भोजन था उससे जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। जल, और इसमें पाचन नहीं होता, यहां केवल भोजन का अवशोषण होता, मोस्टली जल का अवशोषण अधिक होता है इस भाग में। और जो अंतिम भाग रेक्टम है उसमें भोजन के अपचित पदार्थ जिनका डाइजेशन नहीं हो पाया, जिन पर पाचक एंजाइम कार्य नहीं कर पाए, वो एकत्रित होते हैं, जो विष्ठा के रूप में, मल के रूप में बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसका रेक्टम का भी अंतिम भाग एनस कहलाता है, जहां से अपचित पदार्थों को बॉडी से आउट किया जाता है, एग्जिट किया जाता है, वह एग्जिट पॉइंट होता है। उस पर सिनेप्टर पेशियां पाई जाती हैं जो उसे क्लोजिया बंद रखती हैं। तो ये मनुष्य का पाचन तंत्र का आहार नाल हुई। इसकी मुख, गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सब की संरचना और कार्य हो गए। अब ऐसे इधर लार ग्रंथियों का आपको बता ही दिया। जो यकृत होता है, लीवर होता है, पाचन में इसका बड़ा योगदान है। यकृत में आरबीसी के विखंडन से पित्तरस का निर्माण होता है, बिलिरुबिन, बिलिरुबिन जैसे केमिकल बनते हैं, पदार्थ बनते हैं जो भोजन में खाई गई वसाओं का इमल्सीकरण करते हैं, यानी भोजन की वसाओं को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तो ये यकृत का कार्य होता है। पाचन में केवल वसाओं का इमल्सीकरण करता है, बाकी अन्य कार्य इसके बॉडी में होते हैं लीवर के। तो वो कार्य जहां लीवर को आपको आगे पढ़ाएंगे एक्सक्रीटरी में, वहां बताएंगे उत्सर्जन में। अग्नाशय, अग्नाशय आमाशय के नीचे एक पौधे की पत्ती जैसी संरचना होती है, जैसे किसी पौधे की बड़ी सी पत्ती हो। इस अग्नाशय का लगभग 98% पार्ट अग्नाशयी रस का निर्माण करता है। 2% भाग इंसुलिन का निर्माण करता है, उसे अंतःस्रावी कहते हैं। जो इंसुलिन बनाता है अंतःस्रावी भाग, और जो अग्नाशयी रस बनाता है उसे बहिस्रावी भाग। अग्नाशयी रस में पाचक एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, अमाइलेज। ये क्या करते हैं? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं, यानी मोस्टली प्रोटीन का पाचन अग्नाशयी रस द्वारा किया जाता है। फिर होती हैं जठर ग्रंथियां। तो जठर ग्रंथियां आपको बताई थी आमाशय में पाई जाती हैं। इनसे जठर रस डेवलप होता है, जठर रस रिलीज होता है, और जठर रस में उपस्थित HCl भोजन को सड़ने से बचाता है, और इसके डाइजेस्टिव एंजाइम भोजन का डाइजेशन या पाचन करते हैं। तो आज हमने आपको जानकारी दी मनुष्य के पाचन तंत्र की, जिसके आहार नाल और पाचक ग्रंथियां दोनों आपने स्टडी की, दोनों पढ़ी, दोनों सुनी। अब इसके बाद इस मनुष्य के पाचन तंत्र का एक सुंदर सा डायग्राम बनाना होता है। वो डायग्राम हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बनाकर दिखाएंगे। कैसे बनाना होता है? बहुत आसान है, देखने में कठिन लगता है लेकिन आसानी के साथ उसको बनाया जा सकता है, डिजाइन किया जा सकता है, कलर पेंसिल से बना सकते हैं। एग्जाम में भी कुछ बच्चे पूछते हैं कि एग्जाम में कलर पेन यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बायोलॉजी में डायग्राम बनाने के लिए आप कलर पेन यूज कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप तब तक के लिए धन्यवाद।